Hey guys, welcome back to my channel The Twisted Olive। पिछले क्लास में हम लोगों ने लर्निंग कर्व का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किया था और आज की क्लास में भी हम लोग उसका बाकी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब कवर करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एक छोटा सा न्यूमेरिकल किया था लर्निंग कर्व के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और जिसमें हम लोगों ने लर्निंग कर्व इफेक्ट को 90% रखा था। और गाइस उसमें हम लोगों का कॉन्सेप्ट ये था, इफ द प्रोडक्शन डबल्स, मतलब अगर जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो डबल हो जाता है तो फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए हमें जितना एवरेज टाइम लगा था उसका डबल यूनिट्स बनाने के लिए हमें उसका 90% टाइम लगेगा। क्योंकि हम लोगों ने लर्निंग कर्व इफेक्ट को 90% रखा था, इसीलिए जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए जितना टाइम लगता है दूसरे यूनिट यानी कि उसका डबल अमाउंट का यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसका 90% टाइम लगेगा। वैसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे सो दैट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी पढ़ा था वो आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ओके, सो इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है, लर्निंग कर्व इफेक्ट जो है वो है 80%, जो पिछले क्वेश्चन में 90% था वो अभी हो गया 80%। और एवरेज टाइम पर यूनिट है 20 मिनट्स, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए जो एवरेज टाइम है वो हमें 20 मिनट्स लग रहा है। तो फर्स्ट यूनिट बनाने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स ऑब्वियसली। टोटल टाइम भी 20 है और इंक्रीमेंट भी 20 मिनट्स है। अभी क्या है, प्रोडक्शन डबल हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट्स के बाद 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20 का 80%, यानी कि 16 मिनट्स लगेगा 2 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 16 इंटू 2 32 मिनट्स। और इंक्रीमेंट कितना हुआ, 12 मिनट्स इंक्रीमेंट हो गया। अब अगेन हम लोग प्रोडक्शन को डबल कर रहे हैं, मतलब अभी हम लोग 4 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे और 4 यूनिट्स के लिए एवरेज टाइम पर यूनिट कितना होगा, यहां पे जितना था इसका 80%, सो दिस विल बी 16 मिनट्स इंटू 80%, ये आएगा अराउंड 12.8 मिनट्स। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 12.8 इंटू 4, 51.2 मिनट्स। ये अभी आ गया टोटल टाइम। हम लोगों का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा 51.2 माइनस 32, 19.2 मिनट्स। तो ऐसे ही हम लोगों का ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स है ये जितना ही आगे बढ़ता जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने प्रीवियस नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करते टाइम उसका एवरेज टाइम पर यूनिट जितना था उसका 80% हो जाएगा। 20 का 80% हो गया, फिर अगेन 16 का भी 80% हो गया। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फेजेस इन लर्निंग कर्व। हम लोगों ने कल देखा था लर्निंग कर्व, ये वाला, इसमें कितने फेजेस होते हैं, तो इसमें बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन प्रोडक्शन रेट अंटिल द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट इज रीच्ड। मतलब क्या है कि जिस एफिशिएंसी के साथ एक वर्कर काम कर रहा था वो जितने पर्टिकुलर टाइम में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, अगर वो उस काम को बार बार करता जाएगा सो ही विल गेट फेमिलियर टू दैट प्रोसेस और ग्रेजुअली क्या होगा, उसका जो प्रोडक्शन रेट है या फिर एफिशिएंसी हम बोल सकते हैं वो बढ़ने लग जाएगा। और धीरे धीरे वो ऐसे ही उसका जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रेट है, यानी कि जिसके बाद हम लोगों का लर्निंग कर्व स्टेबलाइज हो जाता है, वो रेट वो रीच कर लेगा। दिस फेज इज जनरली वेरी स्टीप। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हम लोगों का लर्निंग कर्व का ग्राफ है। जैसे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फॉर एग्जाम्पल इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस करता था और उससे इतना टाइम लगता था, लेकिन सेम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया तो अगले 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते टाइम उसको कम टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, अगर टाइम कम लग रहा है तो उसका एफिशिएंसी बढ़ रहा है, उसका प्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है। तो ये जो है ये बहुत स्टीप फेज है।
और यहाँ पे जो इंक्रीज है प्रोडक्शन रेट का वो बहुत ही ग्रेजुअल है। सेकेंड फेज है द लर्निंग रेट विल ग्रेजुअली डिटेरियरेट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इक्विपमेंट। ये क्या होगा, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, डिटेरियरेट करेगा। और यहाँ पे क्या था, इंक्रीज कर रहा था प्रोडक्शन रेट, और लर्निंग रेट यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, कम होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जिस रेट में वो घट रहा था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उस रेट में नहीं घट रहा है। यहाँ पे द रेट ऑफ डिक्रीजिंग हैज डिक्रीज्ड। जैसे कि इस पॉइंट से लेके अगर हम लोग यहाँ तक देखें तो ये जितना स्टीप है ये काफी ग्रेजुअली कम हो रहा है। तो ये क्यों होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ इक्विपमेंट। और जो थर्ड स्टेज है, यानी कि ये वाला स्टेज जहां पे हम लोग का लर्निंग कर्व जाके स्टेबलाइज हो गया है, ये थर्ड स्टेज है। द प्रोडक्शन रेट बिगिंस टू डिक्रीज। यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है ड्यू टू अ रिडक्शन इन कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड इंक्रीज इन कॉस्ट। दो रीजन है यहाँ पे। पहला है कस्टमर रिक्वायरमेंट, ये है हम लोग का फर्स्ट रीजन, और दूसरा है इंक्रीज इन कॉस्ट, ये है हम लोगों का सेकंड रीजन। इन दोनों रीजंस की वजह से जो प्रोडक्शन रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, और फिर यहाँ पे जैसे ये डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है और फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो सीधा स्टेबलाइज हो गया है, स्टेबल हो गया है। तो ये है 3 फेजेस, लर्निंग कर्व के जो 3 फेजेस हैं वो ये 3 हैं। पहला है बहुत ही स्टीप रहता है और देयर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन रेट। दूसरा है वो जो लर्निंग रेट है वो ग्रेजुअली डिटेरियरेट करता है, और थर्ड है जो प्रोडक्शन रेट है वो धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। फिर क्या बोल रहा है, लर्निंग कर्व इज अ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन एज द आइडेंटिकल ऑपरेशन इज इंक्रीजिंगली रिपीटेड। एक वर्कर जो काम कर रहा है वो उसी काम को बार बार करता जाता है, तो जितनी बार वो रिपीट करता है वो नंबर ऑफ रेपिटेशंस इंक्रीज करता रहता है, इसीलिए लर्निंग कर्व इज अ ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट बोल रहा है लर्निंग कर्व एग्जिस्ट ड्यूरिंग अ वर्कर्स स्टार्टअप और फेमिलियराइजेशन पीरियड। मतलब क्या है, एक वर्कर जब अपना काम सीख रहा होता है या इनिशियल स्टेज पे होता है, उसी पीरियड में ही लर्निंग कर्व एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके बाद तो वो उस काम को करते करते फेमिलियराइज हो जाता है और वो इस स्टेज में पहुंच जाता है, ये जो स्टेबलाइज हो गया है उस स्टेज में पहुंच जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि लर्निंग कर्व एग्जिस्ट व्हेन इट इज द फेमिलियराइजेशन पीरियड फॉर द वर्कर। फिर हमें क्या देखना है, हमें देखना है लर्निंग कर्व रेशियो क्या है। लर्निंग कर्व रेशियो है एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट्स, मतलब जो फर्स्ट 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किया गया उन दोनों के लिए हमारा कॉस्ट कितना पड़ा उसका एवरेज, डिवाइडेड बाय एवरेज लेबर कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट्स। ये फॉर्मूला अभी आप लोग याद रख लीजिए, या फिर ये हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करते करते ऑटोमेटिकली हमें याद रह जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। सो हम लोगों ने लर्निंग कर्व रेशियो देख लिया। अब हम लोग देखते हैं एरियाज ऑफ कॉन्सिक्वेंस, मतलब लर्निंग कर्व का कॉन्सिक्वेंस किन किन चीजों पर पड़ता है। पहला है अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम would need to set standard labor times after the learning curve had reached a plateau. प्लेट्यू मतलब कौन सा, जिस पीरियड पे वो स्टेबलाइज हो जाता है उसको हम लोग प्लेट्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है जब एक वर्कर काम करते करते वो स्टेबलाइजेशन वाले पीरियड में आ जाता है तो हमें एक रफ आइडिया लग जाता है कि उसी वर्कर को उस काम को करने के लिए एक कितना टाइम लगेगा। तो ये बोल रहा है एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में हमें ये चीज सेट करने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड लेबर टाइम कितना है, और स्टैंडर्ड लेबर टाइम हमें कब पता चलेगा, जब हम लोग का लर्निंग कर्व वो स्टेबलाइजेशन वाले फेज में पहुंच जाएगा। सेकंड में बोला है अ बजट विल नीड टू इनकॉर्पोरेट अ लर्निंग कॉस्ट फैक्टर अंटिल द प्लेट्यू इज
reached. मतलब जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता, जब तक वो स्टेबलाइजेशन वाला पीरियड नहीं आ जाता और हमें ये नहीं पता चल जाता कि इस वर्कर को एक यूनिट बनाने के लिए एक्चुअल में कितना टाइम लगेगा, तब तक हमें हमारे बजट में एक लर्निंग कॉस्ट फैक्टर को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, सो दैट हम लोग उस प्रोडक्ट का कॉस्टिंग अच्छे से करेक्ट वे में एक्यूरेटली कर पाएंगे। थर्ड बोल रहा है, अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इनकॉर्पोरेटिंग लेबर वेरिएंसेस विल हैव टू मेक अलाउंसेस फॉर द एंटिसिपेटेड टाइम चेंजेस। मतलब क्या है, जिस बजटरी कंट्रोल सिस्टम में हम लोग लेबर वेरिएंस को कंसिडर करते हैं, लेबर वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है और एक्चुअल टाइम कितना है, और उस हिसाब से स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा डायरेक्ट लेबर का और एक्चुअल कॉस्ट हमें कितना पड़ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबर वेरिएंस। ये हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो लेबर वेरिएंसेस को अगर हम कंसिडर करते हैं जिस बजटरी कंट्रोल सिस्टम में, उस केस में हमें जो एंटिसिपेटेड टाइम का चेंज होगा, मतलब लर्निंग कर्व के इफेक्ट की वजह से जो टाइम हम लोगों को कम लगेगा, उसके लिए हमें कुछ अलाउंस का इंतजाम करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फोर्थ बोल रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लर्निंग कर्व विल परमिट द कंपनी टू बेटर प्लान इट्स मार्केटिंग, वर्क शेड्यूलिंग, रिक्रूटमेंट एंड मटेरियल एक्विजिशन एक्टिविटीज। अगर हम लर्निंग कर्व अच्छे से जान जाएंगे तो हमें जो कंपनी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसका जो वर्क शेड्यूलिंग है, रिक्रूटमेंट है और उसका जो मटेरियल एक्विजिशन एक्टिविटीज है, उन सारी चीजों को हम लोग बेटर वे में प्लान कर पाएंगे। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, द डिक्लाइन इन लेबर कॉस्ट विल हैव टू बी कंसिडर्ड व्हेन एस्टिमेटिंग द ओवरहेड अपॉर्शनमेंट रेट। सो कल के क्लास में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था कि हम लोग का जो लेबर आवर है वो जितना घटता जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ और वेरिएबल ओवरहेड्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर कंजम्पशन, ये सारे वेरिएबल ओवरहेड्स भी घटते ही जाएंगे। तो वही सेम चीज ही बोला है इसमें। जब हम लोग ओवरहेड अपॉर्शनमेंट रेट एस्टिमेट करेंगे तो उस पे भी हम लोगों का इफेक्ट पड़ेगा लर्निंग कर्व का। सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, एज द एम्प्लॉयज गेन एक्सपीरियंस दे आर मोर लाइकली टू रिड्यूस मटीरियल वेस्टेज। जब हम लोग पहले कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, जब हम लोग पहले कुकिंग करते हैं तो हमसे थोड़ा बहुत मसाला या फिर वेजिटेबल, ये सब थोड़ा बहुत वेस्टेज तो हो ही जाता है, लेकिन जब हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं तो हमसे वो सब जो वेस्टेज होता है वो सब कम होता है या फिर ग्रेजुअली वो नहीं होता है। द सेम गोज विथ अ वर्कर, जैसे ही वो लोग को एक्सपीरियंस गेन होने लगता है, वो लोग रॉ मटेरियल का जो वेस्टेज है वो कम करते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग कर्व। द लर्निंग कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिनोमिनन explained by P. Wright in his Factors Affecting the Cost of Airplanes book। तो इस बुक में उन्होंने क्या बोला था कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में लर्निंग का क्या इफेक्ट पड़ रहा था लेबर प्रोडक्टिविटी पे, और यहाँ पे उन्होंने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है बिटवीन द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड द एवरेज टाइम पर यूनिट। और इन दोनों के रिलेशन से जो ग्राफ बनता है उसमें एक कन्वेक्स डाउनवर्ड स्लोप ऑब्जर्व किया गया है। लर्निंग कर्व को अगर हम लोग अच्छे से समझे तो वो क्या बोलना चाहता है, द मोर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ वर्कर द लेस टाइम द सेम वर्कर विल नीड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग यूनिट्स। मतलब एक वर्कर एक प्रोडक्ट का जितना ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, उसको आने वाले यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए उससे भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि वो सीख रहा है उस काम को और वो हैबिचुएटेड हो जाता है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और उसको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कम टाइम लगने लगता है, बिकॉज ही विल लर्न हाउ टू डू इट फास्टर एंड बेटर। Therefore, when a firm has higher cumulative volume of production, मतलब एक फर्म का वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा, इट्स टाइम पर यूनिट विल बी लोअर, उसको उतना ही कम टाइम लगेगा
पर यूनिट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब एक फर्म है, वहां पे एक वर्कर है, ही प्रोड्यूसेस मोर यूनिट्स इनिशियली। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में उसने बहुत सारे यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, तो उसने उसको अच्छे से सीख लिया कि उस काम को फास्टर और बेटर तरीके से कैसे करना है। सो ही विल टेक लेस टाइम टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग यूनिट्स। हायर क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, इट्स टाइम और लेबर कॉस्ट पर यूनिट विल बी लोअर। सो पी राइट का जो लर्निंग कर्व मॉडल था उसमें हमें एक फंक्शन बताया गया है जो कि है y इक्वल्स टू ax log b बाय log 2। y क्या है? y है एवरेज टाइम पर यूनिट, x क्या है? क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और a है टाइम पर यूनिट, और b है लर्निंग कर्व। So there are some important implications arising from this curve. If the time per unit decreases as the cumulative output increases, मतलब क्या है? हम लोग जितना ज्यादा नंबर ऑफ आउटपुट्स बना रहे हैं, अगर हम लोगों का एवरेज टाइम पर यूनिट कम होता गया, जैसे इतने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना टाइम लग रहा है, फिर अगेन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन वॉल्यूम ज्यादा हुआ लेकिन यहाँ पे हमें टाइम बहुत कम लग रहा है, फिर यहाँ पे हमें टाइम और कम लगने लगा। तो अगर टाइम पर यूनिट डिक्रीजेस एज द क्यूमुलेटिव आउटपुट इंक्रीजेस, दिस विल मीन दैट फर्म्स दैट हैव बीन प्रोड्यूसिंग मोर एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड will have lower average time per unit and thus dominate the market। मतलब जिन फर्म्स के केसेस में ये होता है प्रोडक्शन, उसका क्या मतलब है कि वो फर्म बहुत ज्यादा टाइम के लिए बहुत सारा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल वो लास्ट 3-4 साल से हर साल ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करती आ रही है। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, एक तो उन लोग को लर्निंग कर्व अचीव हो जाता है, उन लोगों के वर्कर्स हैबिचुएटेड हो जाते हैं और उनका जो लेबर आवर है, लेबर कॉस्ट है, वो कम हो जाता है और ग्रेजुअली वो लोग मार्केट को भी डोमिनेट करने लग जाते हैं। सो गाइज, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई नो ये बहुत छोटा क्लास है, लेकिन इसके आने वाले क्लासेस में हम लोगों को और 4-5 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का टॉपिक्स कवर करना है और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जाएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे। आई होप आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा आपको वो अच्छे से समझ में आया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें।